लोहे के फाल के प्रचलन के फलस्वरूप तथा इलाहाबाद और राजमहल के बीच की जलोढ़ मिट्टी की उर्वरता के फलस्वरूप खेती में भारी उन्नति हुई। तकनीकी ज्ञान नगरीय और ग्रामीण अर्थतंत्र की प्रगति का मूल मंत्र बन गया। मध्य गंगा घाटी के वर्षा पोषित जंगलों से भरे कड़ी मिट्टी वाले प्रदेशों की सफाई, खेती और बस्ती के उपयुक्त बनाने में लोहे की भूमिका महत्वपूर्ण हुई। लोहार यह जानते थे कि लोहे के औजारों को कड़ा कैसे बनाएं। राजघाट यानी वाराणसी में मिले कुछ औजारों से प्रकट होता है कि वे सिंहभूम और मयूरभंज में मिलने वाले लौह अयस्क से बनाए गए थे। इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि लोग देश की समृद्धतम लोहा खानों से परिचित हो गए थे और इससे शिल्प कर्म और कृषि कर्म के लिए औजारों की उपलब्धि अवश्य ही बढ़ी होगी। भौतिक अवशेषों और पाली ग्रंथों के अध्ययन से अर्थव्यवस्था की जो तस्वीर उभरती है वह पश्चिमी उत्तर प्रदेश की उत्तर वैदिक कालीन ग्रामीण अर्थव्यवस्था से भिन्न है और उस अर्थव्यवस्था से भी भिन्न है जो बिहार और उत्तर प्रदेश के कुछ भागों के कई ताम्रपाषाण समुदायों में पाई गई है। इसी क्षेत्र में हमें समुन्नत खाद्य उत्पादक अर्थव्यवस्था मध्य गंगा के मैदानों की जलोढ़ मिट्टी पर फैलती हुई सबसे पहले दिखाई देती है। यह ऐसी अर्थव्यवस्था थी जिसे न केवल सीधे उत्पादकों का भरण पोषण होता था बल्कि ऐसे बहुत सारे अन्य लोगों का भी होता था जो न किसान थे न शिल्पी। इस अर्थव्यवस्था से करों की नियमित वसूली और लंबे समय के लिए सेना का रखरखाव संभव हुआ और इसी से ऐसी परिस्थिति पैदा हुई जिसमें बड़े बड़े जनपद राज्य बन और टिक सकते थे। प्रशासन पद्धति। यूँ इस काल में हम बहुत से राज्य देखते हैं पर उनमें केवल कोसल और मगध शक्तिशाली हुए। दोनों क्षत्रिय वर्ण के आनुवंशिक राजाओं द्वारा शासित सर्वांग संपन्न राज्य थे। जातकों से अर्थात बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाओं से ज्ञात होता है कि जनता अत्याचारी राजाओं और उनके प्रधान पुरोहितों को गद्दी से उतार देती थी और उनकी जगह नए राजाओं को बैठा देती थी, परंतु निष्कासन की घटना उतनी ही विरल थी जितनी निर्वाचन की। राजा के पद की प्रतिष्ठा सबसे ऊपर थी और उसके जान माल की रक्षा का विशिष्ट प्रबंध रहता था। वह बुद्ध जैसे धार्मिक महापुरुषों के आगे ही नतमस्तक होता था। राजा प्रथमतः युद्ध नेता होता था जो अपने राज्य के लिए विजय पर विजय करता जाता था। बिंबिसार और अजातशत्रु इसके अच्छे उदाहरण हैं। राजा अनेक अधिकारियों की सहायता से शासन करता था जो ऊपर से नीचे गांव के प्रधान तक क्रमबद्ध रहते थे। उच्च कोटि के अधिकारी महामात्र कहलाते थे। वे कई तरह के कार्य करते थे जैसे मंत्री, सेनानायक, न्यायाधिकारी, महालेखाकार और अंतःपुर प्रधान के कार्य। शायद आयुक्त नाम से विदित अधिकारियों का वर्ग भी कुछ राज्यों में इसी तरह का कार्य करता था। प्रशासन में मंत्रियों की भूमिका बड़े महत्व की थी। मगध का वर्षकार और कौशल का दीर्घचारण सफल और प्रभावशाली मंत्री हुए। इनमें पहले ने वैशाली के लिच्छवियों के बीच फूट का बीज डालकर लिच्छवी गणराज्य पर अजातशत्रु को प्रभुत्व दिलाया और दूसरे ने कौशल के राजा की भारी सहायता की। जान पड़ता है कि उच्च अधिकारी और मंत्री अधिकतर ब्राह्मण या पुरोहित वर्ग से चुने जाते थे। सामान्यतः वे राजा के अपने गोत्र के लोगों से नहीं लिए जाते थे। अब वैदिक काल जैसा बांधवाश्रित राजतंत्र नहीं रहा। कौशल और मगध दोनों में चांदी की आहत मुद्रा के प्रचलन के बावजूद प्रभावशाली ब्राह्मणों और सेट्टियों को पारितोषिक के तौर पर राजस्व ग्राम दिए जाते थे। ऐसा करने में उन्हें अपने गोत्र के लोगों से अनुमति लेना आवश्यक नहीं था, जबकि उत्तर वैदिक काल में यह आवश्यक था। लेकिन ऐसे दान में दानग्राही को केवल राजस्व वसूलने का हक दिया जाता था, शासन करने का नहीं। ग्रामांचल का प्रशासन गांव के मुखिया के हाथ में रहता था। आरंभ में वह कबायली लड़ाकू टोली के नेता के रूप में काम करता था, इसलिए वह ग्रामणी कहलाता था, जिसका अर्थ था ग्राम या कबायली लड़ाकू टोली का नेता। जब जीवन में स्थिरता आ गई और हल से खेती करने की प्रणाली जम गई, तब कबायली लड़ाकू टोली स्थायी रूप से कृषक हो गई। अतः मौर्य पूर्व काल में ग्रामणी भी अपना रूप बदलकर गांव का मुखिया हो गया। गांव का मुखिया विभिन्न नामों से पुकारा जाता था, जैसे ग्राम भोजक, ग्रामणी या ग्रामिक। ग्रामणी पद नाम श्रीलंका में आज भी चलता है। कहा जाता है कि बिंबिसार ने 86,000 ग्रामिकों को आहूत किया था। संख्या कहावती हो सकती है, लेकिन इससे प्रकट होता है कि ग्राम प्रधान का बड़ा महत्व था और उसका राजा के साथ सीधा संबंध रहता था। वह ग्रामवासियों पर कर निर्धारित करता था और वसूलता भी था। वह अपने इलाके में शांति सुव्यवस्था भी बनाए रखता था। कभी कभी अत्याचारी ग्राम प्रधान को गांव के लोग दंड भी देते थे। सेना और कराधान।
राज्य की शक्ति में वास्तविक वृद्धि का संकेत इस बात से मिलता है कि उसकी पेशेवर या वैतनिक सेना कितनी बड़ी है। सिकंदर के आक्रमण के समय मगध के नंदवंशी राजा के पास 20,000 घुड़सवार सैनिक, 2 लाख पैदल सैनिक, 2,004 घोड़े वाले रथ और लगभग 6,000 हाथी थे। अश्वचालित रथ का महत्व उत्तरी पूर्वी ही नहीं, उत्तरी पश्चिमी भारत में भी घटता जा रहा था, जहाँ की उसका प्रचलन वैदिक जनों ने किया था। पश्चिमोत्तर भारत के शासक लोग बहुत कम हाथी रखते थे, जबकि उनमें से बहुतों के पास उतने घोड़े थे जितने मगध नरेश के पास। भारी संख्या में हाथी रहने से ही मगध के राजा अधिक शक्तिशाली माने जाते थे। भारी स्थायी सेना का भरण पोषण राज्य कोष से करना होता था। हमें ज्ञात है कि नंद राजाओं के पास अपार संपत्ति थी और इसी के बल पर वे सेना का भरण पोषण करने में समर्थ थे, लेकिन हमें यह मालूम नहीं है कि किन किन विशेष उपायों से वे इतना कर संचय कर पाते थे। राजकोष प्रणाली ठोस नींव पर खड़ी थी। योद्धा और पुरोहित अर्थात क्षत्रिय और ब्राह्मण करों से मुक्त थे और कर का सारा बोझ किसानों के सिर पर था, जिनमें अधिकतर वैश्य या गृहपति थे। वैदिक काल में कबीले के लोग अपने अपने सरदार को स्वेच्छापूर्वक बलि अर्पित करते थे, पर बुद्ध के युग में आकर यह किसानों द्वारा अनिवार्य रूप से देय हो गई और उसकी वसूली के लिए अधिकारी नियुक्त थे, जो बलि साधक कहे जाते थे। जान पड़ता है कि राजा किसानों से उनकी उपज का 6ठा भाग कर के रूप में लेता था। करों का निर्धारण और वसूली गांव के मुखिया की सहायता से राजा के कर्मचारी करते थे। लेखन के प्रचलन से कर निर्धारण और कर संग्रह में सुविधा हुई होगी। आहत मुद्राओं की अनेकानेक निधियों के मिलने से यह प्रकट होता है कि भुगतान नगद और जिन्स दोनों रूप में होता था। पूर्वोत्तर भारत में कर धान के रूप में चुकाया जाता था। इन करों के अतिरिक्त किसानों को राजा के काम में बेगार देना अर्थात मुफ्त में खटना पड़ता था। जातक कथाओं में आया है कि कर के दुर्वह भार से बचने के लिए किसान राज छोड़ देते थे। शिल्पियों और व्यापारियों से भी कर वसूला जाता था। शिल्पियों से महीने में एक दिन राजा के लिए काम कराया जाता था और व्यापारियों से उनके माल की बिक्री पर चुंगी वसूली जाती थी। चुंगी वसूलने वाले अधिकारी शौल्किक या शुल्काध्यक्ष कहलाता था। प्रादेशिक या जनपदीय राज्यों की स्थापना ने पहले की सभा और समिति को समाप्त कर दिया। इस तरह की जनसभाएं उत्तर वैदिक काल में ही लुप्त हो गई थीं। चूँकि ये सभा समितियां कबायली संगठन थीं, इसलिए ज्यों-ज्यों कबीले विघटित होकर वर्ण में लीन होते और अपनी पहचान खोते गए, त्यों-त्यों उक्त संगठन शिथिल होते-होते लुप्त हो गए। कबीलों का स्थान वर्णमूलक और जातिमूलक समुदायों ने ले लिया। इसलिए धर्मशास्त्रकारों ने जातीय नियमों और कुलाचारों को भी समुचित महत्व दिया। फिर भी ये नियम सामाजिक विषयों तक ही सीमित रहे। जनसभाएं ऐसे छोटे छोटे राज्यों में ही सफल हो सकती थीं, जहां कबीले के सभी सदस्य आसानी से जुटाए जा सकते हों, जैसा कि वैदिक काल में संभव रहा होगा। कोसल और मगध जैसे बड़े बड़े राज्यों के उदित होने के बाद ऐसी बड़ी जनसभाएं आयोजित करना संभव नहीं रहा, जिनमें विभिन्न सामाजिक वर्गों की और साम्राज्य से विभिन्न भागों के लोग जुट सकें। महज आवागमन की कठिनाई ही इतनी थी कि नियमित बैठकें भी नहीं की जा सकती थीं। फिर पुरानी जनसभाएं कबायली थीं, अतः नए राज्यों में बसे वैदिकेतर कबीलों को उन सभाओं में स्थान नहीं दिया जा सकता था। इस तरह परिवर्तित स्थिति में पुरानी जनसभाओं का टिका रहना असंभव जैसा था। उनकी जगह परिषद नाम की एक छोटी सी समिति बनी, जिसमें केवल ब्राह्मण ही सदस्य होते थे। इस काल में भी सभाएं तो रहीं, किंतु एक तांत्रिक राज्यों में नहीं रहीं। वे शाक्यों, लिच्छवियों आदि के छोटे छोटे गणतांत्रिक राज्यों में चालू रहीं। गणतांत्रिक प्रयोग। गणतांत्रिक शासन पद्धति या तो सिंधु घाटी में रही या पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के अंतर्गत हिमालय की तराइयों में। सिंधु घाटी में पाए गए गणराज्य वैदिक कबीलों के अवशेष रहे होंगे। हो सकता है कि कुछ गणराज्यों ने एकतांत्रिक राज्यों का स्थान लिया हो। कुछ मामलों में बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग कबायली समानता के पुराने आदर्शों से प्रेरित रहे होंगे, जिनमें एकल राजा को अधिक महत्व नहीं दिया जाता था। गणराज्यों में वास्तविक सत्ता कबायली अल्पतंत्रों के हाथ में होती थी। शाक्यों और लिच्छवियों के गणराज्यों में शासक वर्ग एक ही गोत्र और एक ही वर्ण का होता था। वैशाली के लिच्छवियों के सभागार में 7,707 राजा बैठते थे, लेकिन ब्राह्मण इसमें शामिल नहीं थे। मौर्योत्तर काल में मालवों और क्षुद्रकों के गणराज्य में क्षत्रियों और ब्राह्मणों तक ही नागरिकता सीमित थी। दासों और मजदूरों को इससे बाहर रखा गया था।
पंजाब में व्यास नदी के तटवर्ती एक राज्य के ऐसे ही लोग सदस्य हो सकते थे जो राज्य को कम से कम एक हाथी दे सकें। सिंधु घाटी में अल्पतांत्रिक राज्य का यह अच्छा उदाहरण है। शाक्यों और लिच्छवियों का प्रशासन तंत्र सरल था। इसमें राजा, उपराजा, सेनापति और भांडागारी होते थे। कहा गया है कि लिच्छवियों के गणराज्यों में एक के ऊपर एक 7 न्यायपीठ होते थे, जो एक ही मामले की सुनवाई बारी बारी से 7 बार करते थे। लेकिन यह इतनी अच्छी व्यवस्था है कि इसके होने पर विश्वास करना कठिन है। जो भी हो, बुद्ध के युग में कुछ ऐसे राज्य भी थे जिनका शासन आनुवंशिक राजा नहीं करते थे, बल्कि जनसभाओं के प्रति उत्तरदायी लोग करते थे। इस प्रकार प्राचीन गणराज्यों के लोगों का राजनीतिक सत्ता में बराबरी का हिस्सा भले ही न रहा हो, परंतु भारत में गणतंत्र की परंपरा की प्राचीनता बुद्ध के युग तक पाते हैं। गणतंत्र और राजतंत्र के बीच बहुत सी भिन्नताएं थीं। राजतंत्र में प्रजा से राजस्व पाने का दावेदार एकमात्र राजा होता था, जबकि गणतंत्र में इसका दावेदार गण या गोत्र का प्रत्येक प्रधान होता था, जो राजन कहलाता था। 7,707 लिच्छवी राजाओं में हर एक का अलग अलग कोषागार और प्रशासन तंत्र था। प्रत्येक राजतंत्र की नियमित स्थायी सेना होती थी और राज्य सीमा के भीतर प्रजा के समूह या समूहों को शस्त्रास्त्र रखने की अनुमति नहीं थी। लेकिन कबायली अर्थतंत्र में हर राजा अपनी छोटी छोटी सेना अपने सेनापति के अधीन रख सकता था, ताकि वह एक दूसरे का मुकाबला कर सकें। राजतंत्र में ब्राह्मणों का बड़ा प्रभाव था, परंतु आरंभिक गणराज्यों में उनका कोई स्थान नहीं था और न उन्होंने अपने धर्मशास्त्रों में इस तरह के राज्यों को मान्यता ही दी। अंत में गणराज्य और राजतंत्र के बीच मुख्य अंतर यह था कि गणतंत्र का संचालन अल्पतांत्रिक सभाएं करती थीं, न कि कोई एक व्यक्ति, लेकिन राजतंत्र में यह काम एक व्यक्ति करता था। गणतंत्र की परंपरा मौर्य काल से कमजोर होने लगी। मौर्य काल में एकतांत्रिक राज्य कहीं अधिक मजबूत और प्रचलित थे। प्राचीन मनीषियों ने राजतंत्र को ही प्रचलित और उत्कृष्ट शासन पद्धति माना। ये राज्य शासन और राजपद सभी को एक समझते थे। चूंकि बुद्ध के युग में राज्य सुप्रतिष्ठित हो चुका था, विद्वान लोग इसके उद्भव पर विचार करने लगे। प्राचीन बौद्ध पाली ग्रंथ दीघ निकाय में बताया गया है कि पुरातन काल में मनुष्य सुख से रहते थे। धीरे धीरे वे धनवान होते गए और घर बनाकर अपनी स्त्रियों के साथ रहने लगे। तब से धन और स्त्री को लेकर आपस में झगड़े होने लगे। ऐसे झगड़ों को दूर करने के लिए उन्होंने एक व्यक्ति को अपना प्रमुख चुन लिया, ताकि वह शांति की व्यवस्था करे और लोगों की रक्षा करे। इस रक्षा के प्रतिफल में उन्होंने अपने प्रमुख को अपने धान्य में से कुछ देते रहने की प्रतिज्ञा की। वही प्रमुख राजा कहलाने लगा और इसी प्रकार राज्य का जन्म हुआ। सामाजिक वर्गीकरण और विधि व्यवस्था। भारतीय विधि और न्याय व्यवस्था का उद्भव इसी काल में हुआ। पहले कबायली कानून चलते थे, जिसमें वर्ग भेद को कोई स्थान नहीं था, लेकिन इस काल में आकर कबायली समुदाय स्पष्टतया 4 वर्गों या 4 वर्णों में बंट गया: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अतः धर्म सूत्रों में हर वर्ण के लिए अपने अपने कर्तव्य तय कर दिए गए और वर्ण भेद के आधार पर ही व्यवहार विधि और दंड विधि तय हो गई। जो वर्ण जितना ऊंचा था वह उतना ही पवित्र माना गया और व्यवहार एवं दंड विधि में उससे उतनी ही उच्च कोटि के नैतिक आचरण की अपेक्षा की गई। शूद्रों पर हर प्रकार की अपात्रताएं लाद दी गईं। वे धार्मिक और कानूनी अधिकारों से वंचित किए गए और समाज में सबसे नीचे दर्जे में रखे गए। उन्हें उपनयन संस्कार का अधिकार न रहा। वे यदि ब्राह्मणों और अन्य वर्णों के प्रति अपराध करते थे तो अधिक कठोर दंड पाते थे। दूसरी ओर शूद्रों के प्रति किए गए अपराधों का हल्का दंड होता था। धर्मशास्त्रकारों ने यह प्रचार किया कि शूद्रों का जन्म सृष्टिकर्ता के चरण से हुआ है, इसलिए उच्च वर्ण वाले, विशेषतः ब्राह्मण, शूद्रों के संपर्क से परहेज करते और उनका छुआ खाना नहीं खाते और उनके साथ वैवाहिक संबंध नहीं करते थे। शूद्र किसी ऊंचे पद पर नहीं रखा जा सकता था और उससे भी महत्व की बात यह है कि शूद्रों को दास, शिल्पी और कृषि मजदूर के रूप में द्विजों की सेवा करने को कहा गया। इस विषय में जैन और बौद्ध संप्रदायों ने भी उनकी स्थिति नहीं सुधारी। उन्हें नए धार्मिक संघ में प्रवेश की अनुमति भले ही दे दी गई हो, लेकिन उनका सामान्य स्थान नीचे के नीचे ही रह गया। कहा गया है कि गौतम बुद्ध ब्राह्मणों की सभा में गए, क्षत्रियों की सभा में गए और गृहपतियों की सभा में गए, लेकिन शूद्रों की सभा में उनके जाने का कोई उल्लेख नहीं है। दीवानी और फौजदारी मामले राजा के प्रतिनिधि देखते थे, जो झटपट कठोर दंड दे देते थे, जैसे कोड़ा लगाना, सिर काट लेना, जीभ खींच लेना आदि। बहुधा फौजदारी मामलों में दंड का विधान बदले की भावना से प्रेरित होता था, अर्थात आँख फोड़ने वाले की आँख निकाल ली जाती थी और दांत तोड़ने वाले के दांत।
ब्राह्मणों के विधि ग्रंथों में नियम बनाते समय विभिन्न वर्णों की सामाजिक स्थिति का ध्यान तो रखा ही गया, उन वैदिकेतर कबायली समूहों के रीति रिवाजों को भी अनदेखा न किया गया जो वर्णाश्रित ब्राह्मणिक समाज में घुल मिल गए थे और जिनकी संख्या विजयाभियानों के फलस्वरूप बढ़ती जा रही थी। इनमें से कुछ देसी कबायलियों की सामाजिक उद्भव कथाएं गढ़ ली गईं और उन्हें अपने ही नियमों से शासित होने की छूट दे दी गई। बुद्ध का युग कई कारणों से महत्वपूर्ण रहा। इसी काल में प्राचीन भारतीय राजतंत्र, अर्थतंत्र और समाज का अपना वास्तविक स्वरूप निखरा। कछारी इलाकों में, खासकर पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में, लोहे के औजारों से होने वाली खेती के फलस्वरूप उन्नत अन्न उत्पादक अर्थतंत्र का जन्म हुआ। किसानों से कर वसूलना संभव हुआ और कर एवं बलि की नियमित वसूली के आधार पर बड़े बड़े राज्य स्थापित हो सके। इस प्रणाली को बनाए रखने के लिए वर्ण व्यवस्था रची गई और हर एक वर्ण का कर्तव्य स्पष्ट रीति से निर्धारित कर दिया गया। इस व्यवस्था के अनुसार शासकों और योद्धाओं को क्षत्रिय कहा गया, पुरोहितों और शिक्षकों को ब्राह्मण बतलाया गया, किसानों और करदाताओं को वैश्य कहा गया और श्रमिकों के रूप में उक्त तीनों वर्णों की सेवा करने वाले को शूद्र कहा गया।